ओके। केस सिनेरियो नंबर 20। ठीक है। तो केस सिनेरियो नंबर 20 आपसे तभी हो पाएगा या फिर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कारो थोड़ा पढ़ा हुआ हो। ठीक है। तो ये एक्चुअली इस केस सिनेरियो के अंदर है ना, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे कारों से रिलेटेड है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कारों से रिलेटेड ना हो। ठीक है, कारो और कारो के क्लोजेस। ठीक है। तो आते हैं अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द रिपोर्टिंग ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर अंडर क्लोज 3(1). मतलब क्लोज 3 यानी कि ये 3(1) दिया है ना, यानी कि क्लोज 1 पैरा 3 ऑफ कारो 2020। ठीक है, इसका अंडरस्टैंडिंग ऐसे लेना कि क्लोज 1 पैरा 3 के अंदर क्या लिखा है। अब क्लोज 1 क्या होता है अपने पास? पीपीए एंड इंटेंजिबल असेट। ठीक है। तो पीपीए और इंटेंजिबल के असेट के रिगार्डिंग ये लिखा हुआ है अपने पास। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिपोर्ट शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटीज डिटेल्स क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक बात है। ये बात तो अपन चेक करते ही करते हैं, ड्यूटी है ऑडिटर की। दिस ड्यूटी ऑल्सो अप्लाइज टू रिपोर्टिंग ऑन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स फॉर द राइट ऑफ यूज असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स। ये रिपोर्टिंग आरओयू असेट्स और इंटेंजिबल असेट पे भी ऐसी कैसी एप्लीकेबल होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो क्लोज है ना, ये पीपीई और इंटेंजिबल असेट दोनों के लिए है। और पीपीई में अपन आरओयू असेट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। Further, auditor has to report whether the PPA has been physically verified by management at reasonable interval। Reasonable intervals पे physical verification हो रहा है मैनेजमेंट के थ्रू। बिल्कुल सही बात है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। This duty to report on physical verification by management also extend to ROU asset। ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन जो अपन पीपीई पे करते हैं, ये आरओयू असेट के केस में भी एप्लीकेबल होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये पूरा जो पॉइंट लिखा है कारो 3(1) के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो अपना यही आंसर है। फर्स्ट का आंसर ही ये ए वाला है। अब जैसा इसमें क्या है ना कि इसमें ये लाइन की वजह से अपना आंसर नहीं बनाता है ना। ठीक है। और फिर थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला में भी ये था, ये डज नॉट एक्सटेंड आरओयू असेट। ठीक है, इसकी वजह से नहीं पढ़ा, इसकी वजह से ये अपना आंसर नहीं बना। और यही वापस डज नॉट एक्सटेंड टू आरओयू असेट। ठीक है। तो इन इन इनकी वजह से अपना ये आंसर नहीं बना है। बाकी फर्स्ट वाला जो है इसमें सब सब जगह वेरिफिकेशन होगा सारे केसेस में। उसकी वजह से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू रिपोर्टिंग टू स्टेट्यूटरी ड्यूज। स्टेट्यूटरी ड्यूज होते हैं ना जो अपने पेंडिंग्स रहते हैं, तो हमें बताना पड़ता है कि कौन से ड्यूज पेंडिंग है और किस फॉर्म में पेंडिंग है। ठीक है, ये हमें रिपोर्ट करना रहता है कारो के अंदर, क्लोज 7 के अंदर। ठीक है। तो क्लोज 7 पैरा 3 ऑफ कारो 2020। अब उसके अंदर भी है ना सब क्लोज होता है, ए बी, वो इतना याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है अपने को। वो पीपीए वाले इन्वेंट्री वाले केस में याद रख लो, और ऐसे एक दो रहते हैं उसमें याद रख लो, बाकी सब में ऐसा जरूरी नहीं है याद रखना। ठीक है। अब अपन ऊपर जाते हैं, केस स्टडी देखते हैं। ठीक है, केस स्टडी जब भी देखोगे तो इतनी बड़ी केस स्टडी देखोगे, इतने सारे नंबर देखोगे तो वैसे दिमाग घूम जाएगा कि आती हुई चीज अगर आप केस स्टडी पढ़ने जाओगे तो भूल जाओगे कि आप कितना सारा रिकॉल कर पाओगे। मतलब रिकॉल करोगे जब आप केस स्टडी पढ़ोगे, तो इसलिए भूल जाओगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ना। ये दे रखे हैं अपने को। एक्चुअली ये देखो, ये दे रखे हैं ना अपने को कि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है मामला, इनकम टैक्स का है, सीआईटी अपील पे पेंडिंग पड़ा है। इनकम टैक्स का है, आईटीआईटी में पेंडिंग पड़ा है। पीपीएफ एक्ट का है, पीएफ एक्ट मतलब का, पीएफ एक्ट का है मतलब, और ये भी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। फोरम वेयर द डिस्प्यूट पेंडिंग पीरियड फॉर विच द अमाउंट रिलेट। ठीक है। और ये क्या है, सारे क्या है? डिस्प्यूट्स वाले अमाउंट्स है। ठीक है। और ये नॉट बीन डिपॉजिटेड। क्लोज 7 के अंदर अपन वही अमाउंट शो करते हैं जो कि अपन ने डिपॉजिट नहीं किए हैं। ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं, ये चारों के चारों मीटर अपन को कारों की रिपोर्ट में दिखाने हैं। सो की सीधी बात यही है। तो बस मेरे को आपको यही बताना था कि चारों मीटर अपने पास ऊपर लिखे हुए हैं, अपने को ये भी पता है कौन से फॉर्म में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, हम चारों के चारों मीटर को कारों के अंदर अपन दिखा देंगे। All the four matters for which information has been provided in the case scenario need to be reported। सारे के सारे रिपोर्ट करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक बात है, इतनी बात।
ठीक है। शुड द फ्रॉड डिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर अंडर क्लोज 11 ऑफ कारो ऑफ अंडर क्लोज 11 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फ्रॉड होता है कंपनी पे तो भी हमको रिपोर्ट करना है, अगर फ्रॉड कंपनी करती है तो भी हमको रिपोर्ट करना है। ठीक है। इररेस्पेक्टिव की भाई फ्रॉड अगर कंपनी के ऊपर हुआ था तो हमने रिकवरी रिकवरी कर ली है, कोई मतलब नहीं उससे। फ्रॉड हुआ है या कंपनी ने फ्रॉड किया है, हमें रिपोर्ट करना है। अच्छा, कोई अमाउंट की लिमिटेशन है क्या? अमाउंट की कोई लिमिटेशन नहीं। कोई भी फ्रॉड हुआ है कंपनी के थ्रू, या कंपनी पर किसी ने फ्रॉड कर दिया है, कितना भी अमाउंट का हो, चाहे वो 1 से लेके 1 करोड़ तक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 करोड़, 10 करोड़, वोट एवर, 100 करोड़, जो भी हो, हमें रिपोर्ट करना है कारों के अंदर। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। शो द फ्रॉड, शुड द फ्रॉड डिस्क्राइब्ड इन द केस बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर अंडर क्लोज 11 पैरा 3 ऑफ कारो 2020? ठीक है। द रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट फ्रॉड डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज नो ड्यूटी टू रिपोर्ट अमाउंट इन्वॉल्व इज लेस देन 1 करोड़। कोई मतलब नहीं है। 1 करोड़ से लेस हुआ तो क्या हुआ, हुआ तो है ना कंपनी के ऊपर, हमको रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। इफ द इट इज अ फ्रॉड ऑन द कंपनी एंड द ऑडिटर शुड रिपोर्ट द फ्रॉड रिपोर्ट द नेचर ऑफ द फ्रॉड एंड अमाउंट इन्वॉल्व। ठीक है, हमें नेचर ऑफ द फ्रॉड और अमाउंट इन्वॉल्व भी बताना है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। द ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड अंडर द क्लोज इज इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। कितना अमाउंट इन्वॉल्व हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें अगर फ्रॉड हुआ है तो नेचर ऑफ फ्रॉड बताना है और अमाउंट इन्वॉल्व बताना है। अच्छा, डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन ऊपर पढ़ लेते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड डज नॉट अप्लाइड इन द करंट सिचुएशन सिंस द अमाउंट हैज बीन फुल्ली रिकवर्ड। अमाउंट फुल्ली रिकवर्ड हो गया था ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द एम्प्लॉयज हु कमिटेड द फ्रॉड। जिस एम्प्लॉय ने कमिट किया था फ्रॉड, उससे अमाउंट हमको रिसीव हो गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर फ्रॉड हुआ है तो हमें रिपोर्ट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। As regard to cost record is concerned, which of the following statement is correct regarding reporting under clause 6 para 3 of CAR 2020? ठीक है, तो क्लॉज 6 जो कि कॉस्ट रिकॉर्ड से है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड एक्चुअली क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट अकाउंट और कॉस्ट रिकॉर्ड्स बने हैं और मेंटेन है या नहीं है, सिर्फ हमें ये चेक करना रहता है। बाकी उससे रिलेटेड हमें ज्यादा कोई बकवास नहीं करनी रहती है। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर बताता हूँ मैं। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर द प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट अकाउंट्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड। मतलब जो भी प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट अकाउंट और कॉस्ट रिकॉर्ड है वो बने हैं या नहीं बने हैं, और वो मेंटेन्ड है या नहीं है। बस इतनी ही रिपोर्टिंग करनी है, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं बताना है कि ड्यूटी टू रिपोर्ट क्लोज वगैरह फलाना ढिमकाना, कोई मतलब नहीं है। फिफ्थ है अपना, कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दैट अराइव अपॉन फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट। ठीक है, विच है विच मतलब साथ ही साथ values reflected in its books of accounts. Select the correct option for instance in case of study to be reported by the auditor on inventories close to para 3 of caro 2020. ठीक है। There is no instant to be reported in the given since the difference of the vital as per the books verification is less than 10%. ठीक है, चलो मैं आपको सीधे सीधे आंसर ही बता देता हूँ। To report difference in the value of finished goods and stores and spares, since the difference of each class of inventory is more than 10%, based on the values as per books of account. The auditor should also comment whether they have been properly dealt with the books of account. Auditor को फिर कमेंट भी करना है कि क्या प्रॉपरली डेट किया है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में। जैसे मान लो कि अगर आप कहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहा है कि 1 लाख की इन्वेंट्री पड़ी है, तो ऑडिटर ने चेक किया है कि 80,000 ही है फिजिकली। तो अगर फिजिकल 80,000 है, 10% की ज्यादा की डिस्क्रिपेंसी आ रही है सामने अपने पास में, ठीक है, तो हमें कारों में तो रिपोर्ट करना ही है। और फिर दूसरा अपन को ये भी चेक करना है कि बुक्स में सही कर लिया है कि नहीं कर लिया है इसको। ठीक है, हमें इस पे भी कमेंट करना है कि अब हमने जाके मैनेजमेंट को बताया कि नहीं 80,000 ही है, तो आप बुक्स में चेंज कर देना। अगर बुक्स में चेंज नहीं करता तो हम अपनी कारो रिपोर्ट में बताएंगे, और अगर चेंज कर लेता तो भी बता देंगे कि ठीक है कि प्रॉपरली डेट हो गया है। तो इसी के साथ अपना केस सिनेरियो नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके सारे आंसर देख लीजिए।
फर्स्ट का ए है, रीजन आप पढ़ लेना। सेकंड का भी ए है, रीजन आप पढ़ लेना। थर्ड का सी है, रीजन आप पढ़ लेना। फोर्थ का डी है, रीजन आप पढ़ लेना। और फिफ्थ का सी है, रीजन आप पढ़ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कारो अच्छे से आता है तो आपका ये हो पाएगा, ये वाला केस सिनेरियो। और अगर कारो अच्छे से नहीं भी आता है तो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो ठीक ठाक हो ही जाएगा, ऐसे कोई लोड वाली बात नहीं है। केस स्टडी देखो, इसमें कितने सारे नंबर वगैरह है। ठीक है, कितना ज्यादा डाटा दिया हुआ है। अगर इतना डाटा अगर अपन एक डायरेक्टली देख के और पढ़ने लग जाते हैं ना, तो वैसे ही अपना दिमाग घूम जाता है। तो इतना डाटा अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर केस स्टडी जब भी देखो तो आप सीधे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर रेफरेंस लगता है केस स्टडी का, तो हमको केस स्टडी पढ़नी है। वरना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोग केस स्टडी पढ़ने में। हम सीधे सीधे एमसीक्यू कर लेंगे, हमें जो आंसर रिलेवेंट लगेगा हम वो लगा देंगे। और मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, अगर आप है ना 15 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके 10 या 12 क्वेश्चन आंखें बंद करके राइट होंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ तो भी लगा रहे हो तो वो आंखें बंद करके राइट होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, फिर अगर आप अपना जजमेंट लगा के अगर आप करते हो आंसर, तो आंसर है ना अल्टीमेटली सही टिक होता है, अपने आप ही सही टिक होता है। अगर आपने एक बार पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होता है तो वो इजी गोइंग हो जाता है। ठीक है।